तो गुरुदेव, मैं पढ़ रहा था स्पेस टाइम के बारे में, जिसमें बताते हैं कि अ, हम तो यूँ मानते हैं कि टाइम आगे बढ़ रहा है और पास्ट जा चुका, फ्यूचर आएगा। पर स्पेस टाइम की थ्योरी के अकॉर्डिंग हम मानते हैं कि अगर हम कहें यहाँ जंगल अभी भी था, तो था नहीं, अभी भी है और आगे भी रहेगा। और ये पढ़ने को मिलता है कि सब कुछ जो है हमारे आसपास, जो एक एक्सटर्नल हमारी रियलिटी है, एक वो होती है जो हम दिमाग में बनाते हैं, और एक होता है जो सच में है। अधिकतर ये होता है कि हम जो सोच रहे होते हैं हमें वैसा दिख रहा होता है, हम उस असल रियलिटी से तो बहुत दूर हैं। इसलिए हमें लगता है कि हम तो टाइम में आगे जा रहे हैं, पर असल में तो हम वहीं हैं शायद, जहाँ हमारी स्पेस होनी चाहिए, जहाँ हम टाइम और स्पेस में जहाँ होने चाहिए हम वहीं हैं। तो और उस दिन आप यूं बता रहे थे, मेरे दोस्त ने सवाल पूछा था कि वो हनुमान चालीसा का पाठ करता है। आपने पूछा कैसे करते हो, आखिरी की 4 लाइनों का आपने पूछा, और उसने बताया कि तुलसीदास हरि चर तेरा, और आपने कहा कि वो तो तुलसीदास जी को मिलेगा, अपना नाम लगाओ। और मुझे तभी लगा कि ये बात तो बिल्कुल वही है जो सारे वेस्ट वाले ये तो बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि आप लोग बोलते हैं कि अफर्मेटिव वर्ड्स बोलो, रात को सोने से पहले सुबह उठो, बोलो कि हाँ मैं रमन सिंह ये कर सकता हूँ। तो मुझे लगा, और मैंने आपको डिस्कोर्सेज भी देखे पूजा पाठ को लेके, वो ये लगा कि लोगों को जो है, ये लोग ये बात तो वही कर रहे हैं, कह तो वही रहे, खुद भी वही कह रहे हैं, पर कहीं ना कहीं मानना नहीं चाह रहे कि देखो ऐसा है। इन्हें लगता है जैसे अब हम कहें कि एस्ट्रोलॉजी है, वैदिक साइंस है, सब कुछ मैथ्स है, अल्टीमेटली बड़ा कैलकुलेशन से सब कुछ हो रहा है, और ये खुद उस चीज की बात कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो मैं ये जानना भी चाह रहा था कि या तो मैं कुछ ऐसा मैं पढ़ूं, कहीं से शुरू करूं, जिससे मैं ऐसा कुछ लिखना हमेशा चाहता ही हूँ बहुत लंबे समय से, कि मैं समझा पाऊँ लोगों को कि देखो, ये जो बात कर रहे हैं स्पेस टाइम की, एस्ट्रोलॉजी की, ये सब कुछ एक ही तो है। यहाँ तो बहुत पहले बोल गए थे कि ये तो है बेटा। तो मैं बस ये सवाल था मेरा कि अगर इस दिशा में मैं कुछ पढ़ना चाहूँ, बाहर का तो पढ़ लिया, बाहर का ये कहते हैं कि एलन वॉट्स कोई फिलोसोफर है, वो कहता है कि डू नॉट रन आफ्टर थिंग्स, दे विल कम टू यू। ये तो भगवत गीता में लिखा है कि कर्म पर अधिकार है, फल का सोचोगे तो फिर कर्म का मतलब नहीं है, ये तो कर्म करते जाओ। यही दिनकर भी कहते हैं अपनी उर्वशी में। तो मेरा सवाल यही था कि अगर मैं पढ़ना चाहूँ तो मैं कहाँ से शुरू कर सकता हूँ, जिससे मुझे यहाँ का जो हमारे देश में जो ऋषि मुनि या जो लोग लिख गए, हम मैं वो कैसे पढ़ सकता हूँ, क्या कैसे शुरू करूँ, किस क्रम में पढ़ूँ? पढ़ने के दो तीन मापदंड हैं, दो तीन आयाम हैं। जी। आप इसलिए पढ़ना चाहते हैं कि पश्चिम ने जो लिखा है उसको पूर्व से तुलनात्मक रूप से हम अध्ययन कर सकें, इसलिए पढ़ना चाहते हैं, या आप इसलिए पढ़ना चाहते हैं कि वो वास्तव में उन मनीषियों का या उन ऋषियों का या उन संतों का या उन विचारकों का या उन लेखकों का अपना एक अनुभव, अपनी एक साक्षी भाव रहा, उन्होंने जो देखा, समझा, सोचा, जाना, परखा, जांचा, अनुभव किया, उसको लिपिबद्ध किया, उस दृष्टिकोण से पढ़ना चाहते हैं। एक्चुअली अगर हम संशय से मुक्ति के लिए स्वाध्याय करते हैं, डाउटफुल स्टेज में हैं और डाउटफुल स्टेज से निकल करके हम उस डाउट को खत्म करने के लिए पढ़ रहे हैं, तो अगेन डाउट खड़ा रह जाएगा, क्योंकि डाउट कभी पूर्ण नहीं होता और सत्य सदैव पूर्ण होता है। तो जैसे ही आपका एक संदेह गिरेगा, आपके 4 संदेह और पैदा हो जाएंगे। तो हमें, और देखिए पश्चिम वाले जो लोग वो जितना भी जानते हैं, एक तो हमें इसका कोई ज़्यादा कंपटीशन करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब हम कहीं ना कहीं उनको आइडियल ही मान रहे हैं। अगर हम बार बार ये प्रूव कर रहे हैं कि आपसे ज़्यादा हमारे यहाँ आ चुका, वो हो चुका, तो यानी किसकी भी बताने की ज़रूरत क्या है? हम अगर ये किसी को बताते हैं कि हम आपसे अच्छे, ये भी बताने की जरूरत, इसका मतलब आप उनको एग्जिस्ट कर रहे हो, आप उनके अस्तित्व का एक्सेप्ट तो कर ही रहे हो, जबकि उनका अस्तित्व कुछ है नहीं, एक्सेप्टेंस के योग्य ही नहीं है। मतलब आप ये जबरदस्ती से कंपटीशन में आ गए ये लोग। मतलब एक शेर है, अब शेर को सर्टिफिकेट देना पड़ रहा है कि आई एम द किंग ऑफ जंगल, मैं राजा हूँ। वो कभी देता नहीं, वो झापड़ मारेगा, बता देगा कि मैं सिंह हूँ, या निकलेगा तो बता देगा कि आई एम द लॉयन। तो अभी हमारे साथ मुश्किल ये हो गई है कि अब हम बातों से काम चलाना चाहते हैं। जैसे कि अगर अगर हम संगीत जानते हैं, अब रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो अपना शांति निकेतन में स्वाध्याय किया, और रविशंकर लंदन में जा रहे हैं,
क्वीन स्ट्रीट पर हैं, वहाँ बहुत बड़े म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की एक शॉप है। और पंडित रविशंकर को देखकर, ये होंगी कोई 55-60s के आसपास की बात है, बहुत ज़्यादा हे दृष्टि से भारतीयों को तब तो और भी ज़्यादा देखते थे, क्योंकि नए नए हम आज़ाद हुए थे, और वो सोचते थे कि हमारे गुलाम लोग रहे हैं ये, और हम तो किंग हैं, जो भी उनका एक अपना एटीट्यूड था। तो पहले तो उनको ठीक से डील नहीं कर रहे थे वो, तो उन्होंने एक सितार देखने की इच्छा व्यक्त की, ऊपर टंगा हुआ था। तो जो सेल्स गर्ल्स थी वो उसको उतार कर देने को तैयार नहीं थी कि मैं ये उन्हें दिखाऊं कि ये भारतीय है। क्या तो इसकी वैल्यू को समझेगा सितार की, और क्या ये खरीद वरीद पाएंगे। ये तो जैसे वो सोचते थे कि सारा शौक और सारा जो ये है आर्ट है, ये पश्चिम ज़्यादा बेहतर समझता है। तो पंडित ने बहुत जिद करके, उन्हें लगा चलो उतार दो, उन्होंने उतार के दिया। तो पंडित रविशंकर ने कहा कि क्या मैं इसे बजा सकता हूँ? तो उन्होंने उसको कहा बजा लो। जब उन्होंने बैठ के बजाना शुरू किया तो पूरी जो वो स्ट्रीट थी उस पर जाम लग गया, और जो उसका मालिक ऊपर की तरफ उसका ऑफिस था, जब उस तक आवाज़ पहुंची, वो उठल के नीचे आके बैठ गया। पलोथी मार कैसे बैठ गया? 1 घंटा पंडित रविशंकर ने सितार बजाया, वो हतप्रभ रह गए। तो उन्हें लगा कि हम आप लोगों को गलत आंक रहे थे और भारतीयों की प्रतिभा से ज़्यादा परिचित नहीं थे, हम उनके यहाँ के कोई संगीतज्ञ रहे होंगे। तब बोले आज के बाद हम उनको कोई फ़ोटो वोटो लगा रखा था, तो उन्होंने कहा कि इनकी फ़ोटो उतारिए, इनकी फ़ोटो खींचिए सितार के साथ पंडित रविशंकर की, ये फ़ोटो यहाँ लगाइए। तो उन्होंने पूछा कि ये मैं खरीदना चाहता हूँ। बोले खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको दे चुका, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है आपके लिए, आप इसे स्वीकार कर ले बस, तो मुझे अच्छा लगेगा। उन्होंने कहा आपका नाम क्या है? तो मुझे रविशंकर कहते हैं। तो हम एक्चुअली हमारे यहाँ क्या हुआ है कि अब हम प्रदर्शन से दूर हो गए हैं। हम प्रतिभा के पल्लवन में विश्वास नहीं रखते, प्रतिभा के प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं। जो हम है नहीं वो दिखाना चाह रहे हैं, वो जो नहीं है वो होना चाह रहे हैं। तो जो कोई आदमी कुछ अच्छा होना चाहता है वो बड़ी बात है, बड़ा परिवर्तन है। और एक आदमी सिर्फ दिखाना चाहता है तो वो होना नहीं चाहता। क्योंकि जो है, एक आदमी बहुत स्वस्थ है, वो कोई सर्टिफिकेट दिखाता नहीं फिरेगा कि आई एम द हेल्दी पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, या आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, वट एवर जो भी, आई एम द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, नेवर, कभी भी नहीं करेगा। अगर कोई कर रहा है तो उसका मतलब वो नहीं है। हमारे यहाँ सारा का सारा क्रम जो है, जो हमारी स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ थी, वो अब आर्टिफिशियल हो गई है। जैसे पहले हम खुश रहना भारतीयों का एक सामान्य बात थी, हर घर में व्यक्ति खुश होते थे। अभी हम खुश होकर दिखा रहे हैं। वहाँ सैडिस्ट थे लोग। अभी भी यूएस और यूरोप में हर तीसरे चौथे आदमी का इलाज चलता है, मनोवैज्ञानिक रूप से बीमार है वो समझ नहीं पाते उनको, चूँकि उनका खान पान भी ऐसा है, जीवन शैली ऐसी है, कोई रिश्ते नाते नहीं है, जुड़ाव नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, गेट टुगेदर नहीं है, एक दूसरे के साथ उनका बिहेवियर बैलेंस नहीं है। तो ये जो हमारे यहाँ गुण तत्व थे जीवन दर्शन के, कि सहिष्णुता रखो, प्रेम रखो, सदाशयता रखो, मैत्री रखो, सबको अच्छा समझो, सबके साथ अच्छे रहो, अपना भोजन बाद में करो, किसी और को पूछ लो, इस सब से पर्सनल आनंद आता है, आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, आप संतोष प्राप्त करते हैं, जो कि आत्मा की खुराक है। ये मत ही नहीं। अभी हमारे यहाँ भी जैसे जैसे हम उनके जैसे हो रहे हैं, वैसे वैसे वो विकृतियाँ, वो दोष, वो खामियाँ हमारे भारत में आती जा रही हैं। तो हम भी दिखावे में बिलीव करने लगे हैं। अब आदमी को टिकटॉक बनाना पड़ रहा है खुश दिखने के लिए, जबकि हमारे से ज़्यादा हैप्पीएस्ट दुनिया में कोई था नहीं कभी। अभी चूँकि हम वहाँ की नकल करने लगे, वहीं की जीवन शैली भी ले ली, और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये हुआ कि वहीं का खान पान भी ले लिया। और वो खान पान सबसे ज़्यादा ख़राब है। ये पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स, चाउमीन, ये जो भी आर्टिफिशियल फूड, इसमें कोई प्रोटीन्स नहीं है एक्चुअली, इसमें मिनरल्स नहीं है। तो ये आपकी ग्रोथ नहीं देता है, आपकी मेरिडियंस इससे चार्ज नहीं होती हैं। हमारा शरीर ऊर्जा से चलता है, चाहे वो फूड से लें, किसी भी तरह से। ध्वनि भी एक ऊर्जा है, मंत्र भी एक ऊर्जा है, अग्नि भी एक ऊर्जा है, जल भी एक ऊर्जा है, सूर्य भी एक ऊर्जा है। तो पूरा जीवन हमारा ऊर्जा से चलता है। और ऊर्जा हमने ले ली क्षीण। ऐसा समझिए, आप जिस गाड़ी से आए वो पेट्रोल से चलती है, आप उसमें मिट्टी का तेल डाल दें, देखने में तो लिक्विड लगेगा, हो सकता है देखने में एक जैसा भी लगे, लेकिन गाड़ी का इंजन बैठ जाएगा। तो भी जिसे हम फूड समझ रहे हैं, ये बच्चे जिसको खाना समझ रहे हैं, वो खाना नहीं है। उससे ये अपने पेट को ऑक्यूपाइड कर रहे हैं और देन फिर फ्रेश हो जाते हैं। तो उससे मिलता कुछ भी नहीं है। जब नहीं मिलता तो शरीर एकदम से आदमी मरेगा तो है नहीं, लेकिन धीरे धीरे आदमी कमज़ोर होता जाता है। तो ये जो आपने बात कही कि अभी हम आपको किसी को कोई जवाब नहीं देना है, इस प्रवृत्ति से हमें बाहर आना पड़ेगा। उनको हमें कौन है, हु इज़ ही, उनके 400 साल पहले जब हमारे ताजमहल बन रहा था, वो मछुआरों की ज़िंदगी जीते थे।
और आज भी जो रिचनेस हमारे यहाँ भारत में आप चलें, आप साउथ से शुरू हो और जम्मू कश्मीर तक चले जाएं, हमारे 1000 प्रकार की तो मिठाई है। रोटी 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 500 प्रकार की है। कहने को रोटी है, कहीं बाजरे की है, कहीं दाल की है, कहीं चने की है, कहीं मक्का की है, कहीं गेहूं की है, फिर गेहूं में मैदा का अलग सिस्टम है, फिर उसमें किसी ने कुछ और मिला रखा है। मतलब वो फिर उनको बनाने के प्रकार, कहीं पानी लगी हुई रोटी है, तो कहीं वो चूल्हे की रोटी है, तो कहीं तवे की रोटी है, तो कहीं तंदूर की रोटी है, कहीं गैस है, कहीं कुछ सोच नहीं सकते हो। वहाँ पिज्जा से शुरू होता है, बर्गर पे खत्म हो जाता है, दैट्स ऑल। 50 देश समाप्त, खाने के अलावा कुछ है ही नहीं, सारा बासी फूड। तो वहाँ आंसर बुक देने के बाद भी बच्चे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते। यूएस और यूरोप में उन्हें पता ही नहीं है एक्चुअली, उसके लिए भी तो बुद्धि चाहिए ना। ये याद रखना पड़ता है कि 22 नंबर ये इस वाले क्रम में हम कोई हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री हमने शुरू की 200 अपनी दूसरी शताब्दी से शुरू की और 18वीं शताब्दी तक पढ़ा, ऐसे समझो 1600 साल आपने पढ़े। तो ये आपको पता होना चाहिए ना कि लैमार्क का क्या काल है, डार्विन का क्या काल है, तैमूर का क्या है, बुद्ध का क्या है, आदिशंकर का क्या है। जो आपको आदिशंकर का काल पता होगा कि 4वीं शताब्दी में है, तो आप 4वीं शताब्दी वाले पेज पर जाएंगे ना, वहीं तो उसका उत्तर मिलेगा। उसको याद, उसके लिए बोध होना जरूरी है, वो उनके पास नहीं है। तो आप स्वाध्याय करें, एक तो किसी को जस्टिफाई करने के लिए ना करें, अपनी विजडम और अपनी ओरा और अपने विवेक को, अपनी बुद्धिमत्ता को इंक्रीज करने के लिए करें, ना कि किसी को बताने के लिए, क्योंकि वो भी बेकार की चीज़ है। जैसे हमने बताया, हम दिखने में हो जाते हैं, हमें उस सब की जरूरत नहीं है, हम हैं, बस हमारे अंदर एक्सेप्टेंस नहीं आ रही है एक्चुअली। और पहले पश्चिम के विचारकों से पढ़ने से पहले अगर आप अपने विचारकों को पढ़ लेंगे तो आपको तुरंत बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिलने शुरू हो जाएंगे। अब अभिज्ञान शाकुंतलम जब आप पढ़ लेंगे और आप भरतनाट्यम पढ़ लेंगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि जो नारद मुनि ने क्या लिखा और कीट्स ने क्या लिखा, है ना, जितने भी विचारक रहे हैं, शेक्सपियर ने क्या लिखा और भरत मुनि ने क्या लिखा। तो यही सारी चीज़ें आपके साथ, कालिदास ने क्या लिखा, है ना, विश्वामित्र ने क्या लिखा, इवन रामायण में वाल्मीकि ने क्या लिखा और तुलसी ने क्या लिखा, इन सब के बीच 10,000 साल का फर्क है। तो वो फिर आप मुस्कुराएंगे उनकी सब मूर्ताओं पर। लेकिन वो अभी दुनिया संचार का युग है, अभी सब एक्सपोज होकर रहता, सत्य कभी छिपता नहीं। क्योंकि आप अगर कोई चीज़, अब देखिए भगवान कृष्ण है, वो गीता बोलते हैं तो एक अलग तर्क है। अब कोई कथावाचक गीता की बात करेगा तो वो ग्रेस कभी पैदा नहीं होगा, क्योंकि उसकी आत्मा से नहीं निकली है, उसने पढ़ के सुना रहा है। पढ़ के सुनाने में और आत्मा से झरने में जमीन आसमान का फर्क है। जैसे कि एक गीत मोहम्मद रफ़ी ने गाया, लता मंगेशकर ने गाया, आप उसका चरबा करें, उसकी कॉपी करें, मिमिक्री करें, तो आप मोहम्मद रफ़ी नहीं हो सकते। और जब आप गाएंगे भी, मिमिक्री भी करेंगे, तो लोग रफ़ी को ही याद करेंगे, और बल्कि उससे तुलना करते करते ये कहेंगे कि वो उन्होंने ऐसे नहीं गाया, तुमने गाना खराब कर दिया। मतलब ये सब साथ साथ चलता है। तो तुलनात्मक ढंग से हमें समझने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हमारी पीढ़ी के साथ एक ये दुर्भाग्य रहा हमारे एजुकेशन सिस्टम का और हमारे फॉर फादर्स का, वाकई का, कि हमने अपनी गौरव संपदा जो थी, हमारी जो गौरव गरिमा थी, उसको हमने शेयर नहीं किया, अपने बच्चों को उसके बारे में बताया नहीं। तो बताते तो फिर हमें पता चलता। अब धीरे धीरे हो जाएगा, लेकिन उनके पास भी रूट्स नहीं है। अगर उनसे आप एक सवाल आगे का पूछ रहे तो उनके पास उत्तर नहीं है उसका, क्योंकि उस सवाल का उत्तर भारत में पहुंचता है। आप गैलीलियो, आर्किमिडीज और न्यूटन और प्लूटो और सोक्रेटिस से यात्रा करते हुए जब नीचे जाते हैं, तब जाकर के रामानुजन पर टिक जाएंगे, आप आर्यभट्ट पर टिक जाएंगे, आप कहीं और जहाँ जाकर टिकेंगे, और सबसे बाद में अगस्त पर टिक जाएंगे, अंगारा ऋषि पर जाकर टिकेंगे, और नीचे निकल जाएंगे तो परशुराम और विश्वामित्र तक पहुंच जाएंगे। पानी आप ऊपर से ले रहे हैं, लेकिन जगह जड़ में जाएंगे तो वहीं पहुंच जाएंगे जब भारत से चलिए जड़ हो। अब वहां तक वो जाने नहीं देना चाहते, क्योंकि उन्हें पता है फिर तो वो सारा मामला फ्लॉप हो गया। मसूरी ओरिजिन नहीं है, ओरिजिन केरल है या कन्याकुमारी है। अगर आप एक बूंद पानी की इतनी बड़ी हो, 100 किलो की बूंद पानी की लुढ़क आए तो जाके कन्याकुमारी में गिरेगी, लुढ़कती चली जाएगी जो भी रास्ता उसे मिलेगा। जैसे गंगा बह रही है गौमुख से, गंगोत्री से, और जा रही है गंगा सागर तक। तो ऐसे ही ज्ञान को वो ज़्यादा इसे फैलाना नहीं चाहते, ऊपर से दिखा करके ये सब करना चाहते, इसलिए उन्होंने इतने पेटेंट, इतनी चीज़ें उन्होंने छोड़ी। पर मेरा सभी युवाओं से एक आग्रह है कि आपको किसी को जस्टिफाई करने के लिए नहीं पढ़ना है, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए पढ़ना है, और अपने परिवर्धन और संवर्धन के लिए पढ़ना है, अपने अपलिफ्टमेंट के लिए पढ़ना है, अपने विकास के लिए पढ़ना है।
तो आपको फिर समझ आने लगेंगी सारी चीज़ें, और उसमें कहाँ कहाँ उन्होंने कॉपी की वो भी समझ आएगा आपको। अभिज्ञान शाकुंतलम में जो कालिदास प्रेम पत्र लिख रहे हैं अपनी प्रेयसी के लिए, वो किड्स उसके सामने की ठहरते भी नहीं। माक्सिम गोर्की मुंशी प्रेमचंद का चरवा है। लेकिन अब ये होता है कि हम अब जो मदर्स है, अब हमारे यहाँ जो कल्पनाएं रही हैं वो बड़ी अद्भुत है, हमारे जो बिंब बुने गए हैं वो बड़े अद्भुत है। जो दुष्यंत की और शकुंतला का जो संवाद है वो कहीं ठहरता नहीं है मदर में, उन्होंने बिंब भारत से उठा लिए हैं, उसका एलोबरेट अच्छे से किया है, और उनके पास एक टेक्निकल सिस्टम है, उसको प्रूव कर देते हैं तो वो अपना वो हो जाता है। अब जो हिग्स और बोगस को जो उन्होंने ये पार्टिकल ऑफ गॉड पे जो नोबेल दिया, वो हमारे यहाँ तो ईसा मतलब आप लगाइए 80,000 साल पहले, ईसा भाष्यम इदम सर्वम यत् किंचाम जगत्याम जगत, ऋग्वेद में आता है। भगवान इस जग के कण कण में विद्यमान है, वो पार्टिकल्स ऑफ गॉड यही तो है। उस पर उनको वो 2012 में उनको नोबेल दे रहे हैं, कोई तुक नहीं उसकी। तो अगर वो इस तरह की चीज़ें आए तो सारे नोबेल सारे प्राइज आपके शास्त्रों और ग्रंथों को पहुंच जाए। और अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अनसुलझी हैं, जिसके बारे में अभी भी उन्हें वो काम कर रहे हैं, हम काम नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ एक बस दुर्भाग्य है। तो और हमें अविश्वास ज़्यादा है, हम भारतीयों को अपनी जो हमारी गौरव गरिमा है, हमारा जो गौरव है, इतिहास है, उस पर भरोसा कम आता है, पता नहीं क्यों। मतलब इतनी बातें कह रहा हूँ पर कहीं संशय साथ साथ चलता है। ऐसे लगता है जैसे मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, सच्चाई नहीं है ये एक दिमाग में चलता है। वो कुछ भी कर रहे हैं उसमें एकदम दिमाग में बैठता चला जाता है, सीधे 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 सीधे। राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का आविष्कार किया तो ये रावण किस चीज़ में उड़ के आ रहा था, और विमान पत्तन पूरा उसके एयरपोर्ट भी था हमारे यहाँ जो कोचिन के पास ही था, सबसे पहले लैंडिंग करता था वो। और हमारा प्राचीनतम पत्तन भी वही बना हुआ है, विशाखापत्तनम हमारा ये मतलब जो पोर्ट है, वहाँ पे वो लैंडिंग करता था श्रीलंका से उड़ने के बाद। और हमारे विमान शब्द का प्रयोग 10,000 साल पुराने ग्रंथों में है। तो जब उन लोगों ने विमान शब्द को संस्कृत में लिया तो उसको फिर कहा हवाई जहाज, एरोप्लेन। फिर एरोप्लेन के साथ दिमाग में आइडिया आया कि क्या कोई चीज़ ऐसी हो सकती है जो पक्षी की तरह आकाश में उड़े, उस पर उन्होंने काम शुरू कर दिया। हम भूल गए उसको बनाने के करने के बाद भी। हमारे यहाँ जो जितने भी शांति प्रकरणम के मंत्र हैं वेद में आते हैं, अथर्ववेद से, ऋग्वेद से, यजुर्वेद से आए हैं। सारे वेदों की गणना 20,000 साल 10,000 साल से पुरानी ही है। 10,000 साल पहले हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का शब्द मतलब विद्युत का के प्रकार हैं कि आकाशीय विद्युत क्या है, जलीय विद्युत क्या है, शरीर की विद्युत क्या है, पानी की विद्युत क्या है, और आग का जन्म पानी से होता है। ये अभी साइंस वहां तक पहुंची नहीं। अभी आने वाले समय में इस पर भी खोज करेंगे, फिर कोई नोबेल मिल जाएगा किसी को। बड़ा सुनने में अजीब लगता है, पर आग का जन्म पानी से हुआ है। जितने ज्वालामुखी समुद्रों से फटते हैं, पानी के जो लास्ट अणु है, इसलिए बादलों में बिजली चमकती है। एक रेत के टीलों में से बिजली नहीं निकलती, पानी के भंडार में से बिजली निकलती है। तो जितना भी विद्युत है वो पानी से जन्मता है, लेकिन अभी पश्चिम वाले इसको मान नहीं रहे। और वो कहते हैं कि प्रकाश पहले जाता है पर ध्वनि पहले चलती है। तो ये आने वाले समय में क्लियर होगा, ध्वनि पहले होती है, प्रकाश बाद में होता है। वो कहते हैं प्रकाश पहले होता है। बहरहाल ये थोड़ा सा एक फिजिक्स का विषय है। तो आप अपना स्वाध्याय करें और उसको उस तरह से लें तो अच्छा रहेगा। अभी बहुत सी बातें ऐसी जो सिर के ऊपर से गुजर जाएंगी, या हम बोलेंगे तो लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे। जैसे मैं बहुत बार मैंने कहा कि ऐसे भी प्लेनेट हैं हमारे, ये सूर्य तो हमारा सूर्य है, ऐसे हजारों सूर्य हैं आकाश में। ये नासा ने अभी 10 साल पहले कहा, हमने 25 साल पहले के डिस्कोर्स में हमारी पुस्तक में लिखा हुआ है, छांदोग्य उपनिषद में लिखा। तो ऐसे भी देश और ऐसे प्लेनेट हैं जहां सोने की नदियां बहती हैं, या चांदी की नदियां बहती हैं, जहां हीरे मोती पन्नों के पेड़ हैं। हाँ, तो वो एकदम से ये सब चीजें में से, और जहां आदमी कभी मर नहीं सकता, मतलब क्षरण नहीं है, उस भौगोलिक लोक में क्षरण नहीं है। हमें मरते क्यों हैं? क्योंकि हम क्षरित होते जाते हैं। इस दुनिया में जो हम जिस लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में है, हर चीज खत्म हो रही है, हर चीज।
कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है, कोई मकान है, दुकान, हर चीज़ घट रही है, क्षरित हो रही है। उस लोक में कोई भी चीज़ क्षरित नहीं होती। तो जो जैसा है वैसा ही रह जाएगा रखा हुआ, आदमी वैसा ही रहेगा, कभी नहीं मर सकता वो, क्योंकि उसको जो ऊर्जा चाहिए, ये प्राण ऊर्जा निकल जाती है इसलिए तो मर जाता है आदमी। और शरीर क्षरित हुआ इसलिए बुढ़ापा आ जाता है। अगर क्षरित ना हो शरीर, शरीर समझते हैं आप, डिस्ट्रॉय हो रहा है, मतलब प्रतिपल घट रहा है, खत्म हो रहा है, बूढ़ा हो रहा है, जर्जर हो रहा है, अगर ये होना बंद हो जाए तो ऐसे ही रहेगा। जैसे एक बच्चे की उम्र पर हम स्टे ले लें, ये बच्चा बैठा हुआ है, अगर इसकी उम्र पर स्टे हो जाए तो ऐसा ही रहेगा। और ऐसा भी जो कालखंड की आप गणना कर रहे थे, इसको अगर हम रॉकेट में चढ़ाएं तो यहाँ पर आपके यहाँ जो वर्ष बीतेंगे, कॉस्मिक जोन में 1 वर्ष बीतेगा और यहाँ 72 वर्ष बीत चुके होंगे। जब ये उतरेगा तो 82 साल का बूढ़ा होगा। ये एक टाइम स्पेस की जो थ्योरी है वो डिफरेंट ढंग से काम करती है। तो गुरुदेव सबसे पहले उपनिषद जो है उनसे शुरू कर सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं, उपनिषद से शुरू, उपनिषद और वेद, बल्कि वेदों से शुरू करो तो उपनिषद और समझ में आएंगे, क्योंकि पहले वेद जन्मा है और वेद में भी ऋग्वेद से शुरू करो, क्योंकि ऋग्वेद के बहुत से प्रश्नों के उत्तर फिर ऋषियों ने उपनिषद में दिए हैं, उपनिषद बाद में जन्मे हैं। आर्याम अभयाम भज रे चित संततम आर्याम अभयाम भज रे